तो आज अपन बात करेंगे देखो खून की। खून की बात में ये नहीं करना कि किसका खून हो गया। खून मतलब हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, जो ब्लड है, उसकी बात करेंगे। ये ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो हमारा खून है, हमें पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो खून है वो क्या है, उसका काम क्या है। दूसरा, जनरल साइंस का अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर नौकरी लेनी है, क्वेश्चन सही करना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो समझो, ये जो खून है आप सभी जानते हो, खून का रंग कैसा होता है भाई? खून का रंग होता है लाल, ठीक है। खून का पीएच बताइए। खून का पीएच होता है 7.4, ठीक है। इसको स्लाइटली एल्कलाइन भी बोलते हैं। 7.4 कैसा है ये? स्लाइटली एल्कलाइन, ज़्यादा एल्कलाइन नहीं है, क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल होता है और 7 से नीचे एसिडिक होने लगता है, 7 के ऊपर एल्कलाइन होने लगता है। तो 7.4 जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन है। इसके अलावा हम बात करें इसके वजन की, वेट की अगर हम बात करें, तो जो आपका बॉडी वेट है उसका 7 से 8% जो है वो खून का होता है। मतलब ये 7 से 8% होता है आपके बॉडी वेट के। मतलब अगर किसी व्यक्ति का बॉडी का वेट है 100 किलो, तो उसके अंदर खून कितना होगा? 7 से 8 किलो। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर, हेल्दी व्यक्ति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल स्वस्थ हो और 70 के आसपास उसका वजन हो, 70 किलो के आसपास उसका वजन हो, उसे कहते हैं हेल्दी व्यक्ति। तो हेल्दी व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। किसमें? एडल्ट व्यक्ति के अंदर, एडल्ट मैन, यानी कि एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो इनमें 4 से 5 लीटर खून होता है। फीमेल के अंदर कितना होता है? 4 से 5, मतलब महिलाओं में 1 लीटर जो है 1 से 2 लीटर खून कम होता है अपने पुरुषों के मुकाबले में, ठीक है। इसलिए तो महिलाएं खून, ठीक है। अगली बात करें हम खून की स्टडी की, अगर हम बात करें खून की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, इसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हेमेटोलॉजी। खून के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खून के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। देखो अब इस खून में होता क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये खून बनता है। अगर मैं खून को चलनी में छान दूं, चाय छानने वाली चलनी में अगर मैं छान दूं, तो एक लिक्विड वाला जो पार्ट है वो नीचे निकल जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है वो छलनी में रह जाएगा। ऐसा आप छान के देखना मत, ये मेरे समझाने का तरीका है, ठीक है। छनता नहीं है खून। तो इसमें खून जो है वो 2 पार्ट से बनता है। ये रहा ब्लड, इसमें कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट, एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। जो चलनी में जब मैंने उसको छाना तो जो नीचे निकल गया वो था उसका क्या? लिक्विड पार्ट, वो था उसका लिक्विड पार्ट। और जो सॉलिड पार्ट ऊपर रह गया वो इधर लिख दिया। सबसे पहले समझ लेते हैं लिक्विड पार्ट को। जो लिक्विड पार्ट नीचे निकल गया है उस लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लाज्मा। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है वो खून का, टोटल खून का 55% होता है। कितना? 55%। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। ये प्लाज्मा जो है वो टोटल खून का कितना होता है? 55%। अगर किसी के अंदर 100 लीटर खून है मतलब 55 लीटर तो उसके अंदर प्लाज्मा ही होगा। इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेते हैं कि ब्लड का मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो ब्लड का मैट्रिक्स प्लाज्मा को ही कहते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, पूरा येलो नहीं होता, हल्का पीला होता है, पेल येलो कलर का होता है ये प्लाज्मा। ये जो येलो कलर का प्लाज्मा है इसकी वजह क्या है? पीला रंग क्यों है? तो यहाँ पर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिल्रुबिन, जिसका नाम क्या है? बिल्रुबिन। ये बिल्रुबिन पिगमेंट की वजह से ही ये पीले कलर का होता है। हम रोज सुबह एक गंदी बदबूदार चीज निकालते हैं अपने शरीर से बाहर, रोज सुबह शाम निकालते हैं, उसका कलर भी पीला ही होता है। और वो गंदी बदबूदार पीली चीज क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप और मैं जानते हैं और समझ गए होंगे कि वो गंदी पीली बदबूदार चीज क्या है। तो वो जो गंदी बदबूदार चीज का कलर जो पीला है ना, वो पीला कलर इसी की वजह से है, बिल्रुबिन, ठीक है। प्लाज्मा का कलर भी पीला क्यों है? इसी बिल्रुबिन की वजह से। अब ये जो प्लाज्मा है ना, इसमें भी 2 चीजें होती हैं। एक होता है इसके अंदर प्रोटीन, एक होता है इसके अंदर प्रोटीन और दूसरा होता है इसके अंदर पानी। भाई सीधी सी बात है, लिक्विड वाली चीज़ है तो पानी तो होगा ही, और पानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। 90 to 95% इसके अंदर होता है पानी, और प्रोटीन होता है इसके अंदर 6 से 7%। बाकी का 1-2% इधर उधर की चीज़ें, मिनरल्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन प्रोटीन को डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम देख लो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। एक होता है एल्बुमिन, एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन,
तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा होता है फाइब्रिनोजन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ना, इसका यूज बाद में ब्लड क्लॉटिंग में होगा। खून का थक्का, हमारी बॉडी में जो खून का थक्का बनता है ना, जैसे अगर मान लो यहाँ से कट गया तो यहाँ से कटने के बाद खून निकलेगा, तो क्या वो खून लगातार बहता रहता है? कभी ना कभी तो बंद होता है। यहाँ पर एक सूखी सी पपड़ी जम जाती है, उस सूखी पपड़ी को ही कहते हैं खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। उसमें इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार चीजें आप समझ जाओ अभी कि प्लाज्मा के अंदर 4 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और अपना फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सॉलिड पार्ट की। ये खून के अंदर जो सॉलिड पार्ट, जब मैंने चलनी में से छाना तो जो ऊपर रह गई, जो चाय पत्ती ऊपर रह गई, वो हो गया उसका सॉलिड पार्ट। और ये जो सॉलिड पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं ब्लड कार्पसल्स। इसको कहते हैं क्या? ब्लड कार्पसल्स, या फिर ब्लड सेल्स भी इसको कह सकते हैं। तो खून के अंदर जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ध्यान रखना 3 चीजें कौन कौन सी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सॉलिड पार्ट में, ब्लड सेल्स में। एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये जो RBC होता है ना, इसका पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। WBC का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट ही बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमको पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले RBC को देखेंगे, फिर WBC को देखेंगे, फिर प्लेटलेट को देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं, वो क्वेश्चंस के ऊपर भी हम चर्चा करते जाएंगे। देखो भाई, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर WBC की। तो ये इसको तो मिटा ही देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर WBC ही, सॉरी अपना RBC है। तो सबसे पहले बात करेंगे WBC की, नहीं RBC की। देखो ये रहा RBC। सबसे पहले तो बात कर लो RBC के शेप की, कि इसका शेप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। ये देखो RBC जो होता है वो गोल होता है, और साथ ही साथ होता है बायकॉनकेव। बायकॉनकेव का मतलब, जैसे कि अब तो पता नहीं, एक टॉफ़ी आती थी एल्पेनलीबे, अभी चलती है कि नहीं चलती? आपने अगर वो टॉफ़ी खाई होगी एल्पेनलीबे टॉफ़ी, तो आपने देखा होगा इस तरह की होती थी वो, इस तरह से। एक तो ये हो गया अपना गोल, इस गोल को आपने दबा दिया, इसको क्या कर दिया हमने, ऊपर से और नीचे से दबा दिया, तो जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बायकॉनकेव। तो जो RBC होता है ना, वो ऐसा ही होता है। RBC का शेप कैसा होता है? बायकॉनकेव होता है, सर्कुलर होता है, और साथ ही साथ ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। क्वेश्चन जनरल वे में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो RBC उसमें आंसर हो सकता है। RBC के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। इसके साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो है वो उसका 7.3 माइक्रोन होता है, ठीक है, काफ़ी छोटे साइज का होता है। RBC के काउंट की बात कर लेते हैं। काउंट मतलब RBC के कितने नंबर हैं ब्लड के अंदर। क्या पूरे ब्लड की बात करें? नहीं, हम बात करेंगे 1 mm की। कितने? 1 mm क्यूब की। इतने ब्लड में कितने RBC मिलते हैं, उसी को कहते हैं RBC काउंट। तो RBC काउंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं मेल की बात करूं, एक एडल्ट मेल, तो इसके अंदर 5.5 मिलियंस RBC होते हैं। कितने? 5.5 मिलियंस RBC। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल के अंदर 1 मिलियन RBC कम होते हैं, 4.5 मिलियन RBC होते हैं। ये मेल मतलब कौन सा है? एडल्ट मेल, वही 70 किलो वाला, ठीक है। ये एडल्ट फीमेल, ठीक है, इसमें होते हैं 4.5 मिलियन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की अगर मैं बात करूं, अगर हाल ही में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर 6.8 मिलियन RBC होते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम लाल टमाटर जैसा, सेब जैसा रहता है, भले ही फिर वो काला हो या गोरा हो, लेकिन बचपन में जब वो पैदा होगा तब एकदम लाल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर RBC बहुत ज़्यादा होते हैं, 6.8 मिलियन होते हैं। तो लाल वाली बात आ गई है। तो एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो RBC होते हैं इनका कलर कैसा होता है? रेड, तभी तो इनको कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछते हैं, ये तो कभी नहीं पूछते कि खून का रंग कैसा होता है। सभी जानते हैं खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि खून का रंग लाल क्यों होता है। तो खून का रंग लाल होता है इस RBC की वजह से। और डिटेल में पूछना हो तो फिर ये भी पूछ लेते हैं कि खून का रंग लाल क्यों होता है RBC की वजह से, और RBC का रंग लाल क्यों होता है। तो फिर वो लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है।
इस आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये जो हीम वाला पार्ट है ना, इस हीम वाले पार्ट में होता है आयरन, और ये आयरन जो है ना वो एक साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, एक साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने से जोड़ सकता है। तो वो ऑक्सीजन की बात हो गई, तो यहीं से फंक्शन भी देख लो, इसका काम क्या है, आरबीसी करता क्या है? इसका काम है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है उसको अपन कहते हैं रेस्पायरेशन। उस रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन कौन देता है? ये आरबीसी। ये आरबीसी क्या करते हैं? हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को खींचते हैं और सब पूरी बॉडी में हमारे जो पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, या फिर कह सकते हैं अपन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड उठाना, ये किसका काम है? आरबीसी का काम है। ठीक है। आरबीसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है, वो होती है एनीमिया। एनीमिया, आरबीसी से रिलेटेड एक बीमारी कौन सी होती है? एनीमिया। ये एनीमिया बीमारी क्या होती है? एनीमिया के अंदर क्या होता है? जो आरबीसी काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। आरबीसी काउंट होते हैं जो कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो हमें चक्कर आने लगेंगे, हमारा सर दुखने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी। ये इसके लक्षण है एनीमिया के। तो क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि आरबीसी काउंट कम होने पर कौन सी बीमारी होती है? तो वो बीमारी होती है कौन सी? आपकी एनीमिया। ठीक है। ये तो बात कर ली हमने किसकी? आरबीसी की। अब बात करते हैं अपन दूसरा सेल ऑर्गेनेल अपना कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। देखो डब्ल्यूबीसी में क्या पढ़ना है? डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको हिंदी इंग्लिश पूरा नाम क्या है इसका? वाइट ब्लड सेल। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट का मतलब होता है ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। हाँ, एक चीज़ और आरबीसी में भूल गए अपन, आरबीसी के लाइफ स्पान पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आरबीसी की उम्र कितनी होती है। 2-4 चीज़ें और याद आ गई, वो भी देखो। आरबीसी की उम्र पर क्वेश्चन पूछते हैं। देखो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ज़्यादा लंबा ये नहीं जीता। आरबीसी की उम्र होती है 120 दिन की। कितनी? 120 दिन। इस पर क्वेश्चन आता है कई बार। आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है। आरबीसी बनता कहाँ पर है, यानी कि आरबीसी की सिंथेसिस होता कहाँ है? कौन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी? तो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी है वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। ठीक है। 120 दिन बाद ये आरबीसी मर जाएंगे। 120 दिन की लाइफ स्पान होती है, मतलब 120 दिन बाद आरबीसी गए खत्म, आरबीसी हो गए फिनिश। अब आरबीसी जो मर गए तो उनकी जो डेड बॉडी पड़ी है, जो कचड़ा है, क्या वो सेल के वहीं अपने ब्लड में ही रहेगा? क्या उसको कुछ होगा नहीं? क्या होता है? तो जो मरने के बाद आरबीसी जब 120 दिन बाद मर जाएंगे, उसकी जो डेड बॉडी होगी उनको ठिकाने लगाया जाएगा। एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो है स्प्लीन। उस ऑर्गन का नाम क्या है? स्प्लीन। यहीं स्प्लीन के अंदर सारे आरबीसियों को गाड़ दिया जाता है। सारे आरबीसी को यहीं स्प्लीन में ठिकाने लगाया जाता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी की जो कब्र है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो क्या है? स्प्लीन है। आरबीसी को मरने के बाद यहीं पर दफनाया जाता है। कहाँ पर? स्प्लीन में। ये कुछ और बातें मैंने आपको बता दी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। देखो सबसे पहली चीज़ कि ये जो अपने ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है। डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स। देखो ये जो आरबीसी होते हैं ना, वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना, हर किसी की बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उनसे लड़ने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया हमारी बॉडी के अंदर, एक सेना तैयार रहती है, एक विभाग है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम की बेस कौन है? वो इम्यून सिस्टम को बनाता कौन है? यही आरबीसी बनाते हैं। 5 टाइप के होते हैं, 2 कैटेगरी में उनको डिवाइड
डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट्स में एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, एक ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन से आते हैं और इसमें कौन से आते हैं। इसमें आते हैं 3, शॉर्ट में याद रखना ABN, यहाँ पर याद रखना आप M और L। देखो A फॉर होता है आपका एसिडोफिल, एक होते हैं एसिडोफिल, B का मतलब होता है बेसोफिल और N का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, और यहाँ पर M का मतलब होता है मोनोसाइट्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है लिम्फोसाइट्स। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एसिडोफिल क्या करता है, हमारी बॉडी में जब एलर्जी होती है तो एलर्जी में अगेंस्ट कौन लड़ता है, ये एसिडोफिल। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, छींकें आती है, खांसी आती है, उनके अगेंस्ट कौन लड़ता है, एसिडोफिल लगता है। एक होता है बेसोफिल। बेसोफिल में आप एक चीज़ लिख सकते हो कि ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, बेसोफिल ही होते हैं। बेसोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल बनाते हैं हिस्टेमाइन, आपने नाम सुना होगा हिस्टेमाइन। ये हिस्टेमाइन क्या चीज़ होती है, देखो जब आपकी बॉडी के अंदर कोई बाहर से पार्टिकल आ जाता है, बेसिकली अगर आपकी बॉडी में डस्ट पार्टिकल, जैसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है ना, धूल में जाते हैं तो जैसे सांस लियो डस्ट पार्टिकल अंदर का तो छींकें आना स्टार्ट होती हैं, दे छींकें 5-5 मिनट पर छींकें आती हैं, 5-5 मिनट पर क्या 1-2 मिनट पर छींकें आती हैं, और बहुत सारी छींकें आती हैं, कंटिन्यूस छींकें आती हैं, जैसे मुझे आती हैं। तो उसमें क्या होता है, ये हिस्टामाइन रिलीज होता है। जैसे ही हमने धूल मिट्टी में गए या कोई फंगस वगैरह हमारी बॉडी में घुसा तो हमारे नाक में जैसे ही वो आएगा, हमारी जो श्वासन नली है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे ही वहाँ पहुँचेगा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ये WBC एक्टिवेट हो जाएंगे, और सीधे ऑर्डर किसको दिया जाएगा, बेसोफिल को। बेसोफिल से कहा जाएगा कि बाहर से अटैक हुआ है, कुछ धूल के पार्टिकल, कुछ फंगस हमारी बॉडी में अंदर घुसे हैं, उनको जाके खत्म करो। तो ये बेसोफिल क्या करेंगे, हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, और ये हिस्टामाइन जाके उन डस्ट पार्टिकल पर अटैक करेंगे, इतना अटैक करेंगे कि हमारी जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उसको संकेत मिलेंगे। उसको संकेत मिलेंगे किस चीज़ के, कि डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना। और डस्ट पार्टिकल बाहर कैसे निकलेंगे, छींक से। जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, अंदर की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो एक तरह से अपन वो छींक जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, वो अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है। लेकिन जब वो छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं तो हमारा सर दर्द होने लगता है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए हम दवाइयाँ खाते हैं। अब दवाई का नाम क्या बताऊँगा नहीं मैं आपको, आप देखना कोई भी आप दवाई ले आना, जब आपको छींकें हो रही हो तो उसमें आप देखना, उसमें लिखा होगा एंटी हिस्टामाइन। उसमें क्या लिखा होता है, एंटी हिस्टामाइन। जो दवाई हम खाते हैं वो उसमें क्या होता है, एंटी हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइन क्या करेगा, हिस्टामाइन की प्रोडक्शन को रोक देगा। जब हिस्टामाइन का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो डस्ट पार्टिकल जो हमारी बॉडी में आए उस पर अटैक होना बंद हो जाएगा। जब उस पर अटैक होना बंद हो जाएगा तो हमारा जो दिमाग है वो छींक देने के संकेत भी रोक देगा और हमको छींकें आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल जो होता है वो बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करता है। बैक्टीरिया का क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को खाने का काम, बैक्टीरिया को कंज्यूम करने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल। तो जब एक न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को खा लेगा तो न्यूट्रोफिल भी जाएगा और बैक्टीरिया भी जाएगा, दोनों मर जाते हैं। अब ये दोनों मर गए तो इनकी डेड बॉडी का क्या, उस कचड़े का क्या, उसको ठिकाने कौन लगाता है, ये मोनोसाइट्स। इसलिए मोनोसाइट्स को कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड। अपने ब्लड के अंदर जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, डेड बॉडीज़ वगैरह गंदी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ये मोनोसाइट ठिकाने लगा देता है। अब आ जाओ लिम्फोसाइट्स। देखो हमारे इसके अंदर जो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इनकी लाइफ स्पान बहुत कम होती है। कोई 2 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 24 घंटे जीवित रहता है। केवल जो लिम्फोसाइट है ना, ये 5 से 7 दिन तक जीते हैं। ठीक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट की टी किलर सेल्स। एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, टी किलर सेल्स। ये टी किलर सेल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैक करते हैं माइक्रोब्स पर। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली माइक्रोब्स पर अटैक करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट बेसिस पर। ये अपने इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट बेसिस पर। और दूसरा अपन पढ़ेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी सुना होगा ना, अपनी बॉडी में, शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करना है तो वो एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। ये टी किलर सेल से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बीमारी होती है अपन को, हर किसी को नहीं होती और ना किसी को हो, मैं चाहता हूँ। बीमारी का नाम है एड्स। तो एड्स एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, एड्स एक सिंड्रोम है। एड्स में एक्चुअली में होता क्या है, जो HIV वायरस होता है वो अपने इस इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो जब हमारी बॉडी का ये इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो जाएगी तो अलग अलग तरह की बीमारियाँ हमको लगने लगेंगी। उन बीमारियों से हम मरते हैं, एड्स से कभी नहीं मरते। एड्स कोई बीमारी नहीं है, वो एक सिंड्रोम है। एड्स एक्चुअल में क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है। इम्यून सिस्टम खत्म तो प्रतिरोधक क्षमता खत्म, प्रतिरोधक क्षमता खत्म
तो अलग अलग बीमारियां लगेंगी, और उन अलग अलग बीमारियों में से भी सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है हमको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि जो हवा से फैलती है। अभी अगर कोई टीबी का मरीज अपने सामने आ जाए, छींक दे, खांस दे, तो हमको कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अभी जिंदा है। लेकिन अगर मान लो आपको एड्स है, ठीक है, ऐसा ना हो भगवान करे, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसका इम्यून सिस्टम तो बेकार है। अब ऐसे में वो अगर किसी टीबी वाले बंदे के कांटेक्ट में आ जाए तो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चले जाएंगे और उसको भी टीबी कर देंगे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो खराब है, उसको टीबी हो जाएगा। तो एड्स का जो मरीज होता है वो एड्स से नहीं मरता, वो खांस के मर जाता है, ज़्यादातर टीबी से मरते हैं। तो उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा था कि एड्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है और कौन सी चीज़ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एड्स में जो HIV बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इस टी किलर सेल को खत्म कर देते हैं। इस पूरे WBC में से जो HIV वायरस जो होता है वो इस टी किलर सेल को मार देता है, जो कि डायरेक्ट माइक्रोब्स पर अटैक करता था। तब ये माइक्रोब्स पर डायरेक्ट अटैक करने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि हमारी जो सिक्योरिटी की बात करें तो हमारी मेन जो फ्रंट वाली जो सिक्योरिटी वो क्या है, हमारी सेना है। फिर अंदर आके पुलिस आती है। अगर सेना को हटा दें तब तक तो हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर पूरे बाहर के दुश्मन घुस जाएंगे। तो हमारी जो फ्रंट लाइन पर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमको, हमारी सेना। ठीक वैसे ही ये टी किलर सेल ये डायरेक्टली अटैक करते हैं माइक्रोब्स पर इन सब के मुकाबले में। तो HIV वायरस क्या करता है, इस टी किलर सेल को खत्म कर देता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। ये तो बात की हमने किसकी, WBC की। अब बात कर लेते हैं अपन, देखो यहाँ पर हाँ कुछ 2-3 चीज़ें और देखो यहाँ पर, जैसे कि ये नॉर्मल काउंट की बात करें, यहाँ से नॉर्मल काउंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि WBC का नॉर्मल काउंट क्या होता है। नॉर्मल काउंट जिसको हम कहते हैं TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसको भी अपन वही 1 mm ब्लड में काउंट करते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से 6000 होती है पर mm³, यानी 1 mm³ ब्लड में WBC कितने होते हैं, 4000 से 6000। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब इसके काउंट भी बढ़ जाते हैं। सीधी सी बातें बढ़ेंगे, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस घुसेगा तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो WBC भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि अगर WBC का जो काउंट है, TLC जो काउंट है, वो अगर 1 लाख से ज़्यादा निकल जाए, 1 लाख से ज़्यादा निकल जाए तो ये बड़ी खतरे वाली बात है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ी डेंजरस है। और इस कंडीशन को कहते हैं ब्लड कैंसर। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। कहते हैं ना ब्लड में कैंसर हो गया, तो ये ब्लड कैंसर क्या होता है। टिश्यू में कैंसर सुना है, हड्डियों में कैंसर सुना है, ब्लड कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर का मतलब है जब WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 4000 से 6000, 10000 हो जाएगा, 11000 हो जाएगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर बढ़ जाए इसका मतलब ब्लड कैंसर उसको होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तो बात की हमने किसकी, WBC की। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स। छोटा सा है, कुछ नहीं है प्लेटलेट्स में। देखो अब प्लेटलेट्स में क्या होता है वो देखो। ये रहा प्लेटलेट्स। सबसे पहली चीज़ प्लेटलेट का साइज बताओ। प्लेटलेट का साइज होता है 2 से 3 माइक्रोन। प्लेटलेट्स के नंबर बताओ। नंबर, नॉर्मल नंबर क्या होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। कितने में, वही पर mm³ में, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। ये 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट से। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेटलेट का काम क्या है। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, खून का थक्का बनाना। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि अगर मान लो हमारी बॉडी में कहीं कोई कट लग जाए तो वहाँ से खून बहता है, कुछ समय बाद वो खून जो है वो सूखने लगता है और वहाँ पर एक थक्का बन जाता है, एक मोटी एक सूखी सी परत बन जाती है। उस सूखी परत को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इस ब्लड क्लॉटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इस प्लेटलेट्स का ही होता है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। इसमें एक कंडीशन आती है कि अगर इसका जो क्रिटिकल नंबर है वो क्या है। क्रिटिकल नंबर मतलब कि इतने नंबर से अगर कम हुआ तो दिक्कत आ सकती है। वो क्रिटिकल नंबर है 40,000 पर mm³। अगर प्लेटलेट 40,000 पर mm³ से भी कम जाता है तो उसको एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है परप्यूरा डिसीज़। स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, बीमारी का नाम क्या है, परप्यूरा डिसीज़। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेटलेट काउंट अगर 40,000 से कम, जो उसकी क्रिटिकल नंबर है उससे भी कम हो जाए तो एक बीमारी होती है परप्यूरा डिसीज़। ये प्लेटलेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है उसको अपन अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अपना ब्लड कंप्लीट हो गया। इतना जानकारी तो आप लोगों को होनी चाहिए ब्लड के बारे में, कौन कौन सी चीज़ के क्या काम है, कौन कौन सी चीज़ किस मात्रा में होती है। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड से वो यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाते।